नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैं बता रहा था आप लोगों को। पार्ट 1 में मैंने बताया था फेज़ 1 के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में, और फेज़ 2 के साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि पहला टेस्ट जो कि होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि डे 1 पे ही शाम को हो जाता है। फिर हम लोग अपना डिनर वगैरह करके रात में 10 से 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं। उसके बाद रूम्स पे आते हैं, सब लोग की बातचीत होती है, कुछ लोग आराम कर लेते हैं, कुछ लोग बात वगैरह करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को आराम कर लेना चाहिए, थोड़ी बहुत बातचीत ठीक है, उसके बाद आराम करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमारी चीज़ें लगी रहती हैं। अच्छा, हमारे केस में ये था कि मेरा जो था डे 2 फ्री था। मतलब हमारे जो ग्रुप था, हमारा डे 2 जो था वो बिल्कुल फ्री था। मतलब उस दिन हमारा कोई भी टास्क नहीं लगा हुआ था, ना किसी बच्चे का इंटरव्यू लगा हुआ था, एंड ऑब्वियसली हमारा जीटीओ तो था ही नहीं, क्योंकि रिपीटर्स में जनरली ये होता है कि आपके जीटीओ लास्ट के दिनों में होते हैं। अगर आप एक्सट्रीम रिपीटर हैं, बिल्कुल लास्ट वाले ग्रुप में हैं, तो आपके जीटीओ टास्क जो होते हैं वो डे 2 से ही शुरू हो जाते हैं। एंड अगर आप मिडिल में हैं कहीं, तो आपके जो जीटीओ टास्क होते हैं वो जनरली लास्ट में ही देखे जाते हैं, 4th और 5th डे पर। ठीक है, तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि डे 2 मेरा फ्री था, ना इंटरव्यू था मेरा, ना जीटीओ था। ठीक है, हमारे ग्रुप का जीटीओ नहीं था। डे 3 पे मेरा इंटरव्यू पड़ा था, एंड डे 3 में मेरा जो स्लॉट था वो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच का था। तो डे 3 पर सुबह मैं, मतलब डे 2 पे भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मज़ा आ रही थी। एंड डे 3 पर सुबह उठ के रिविज़न वगैरह किया थोड़ा बहुत अपने नोट्स का, जो भी डिटेल्स थी। एंड फिर नहा धोकर रेडी हो गए। हमारे एक ऑफिसर रहते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो कि हमें टाइमिंग हमारी बता देते हैं वो पहले ही कि आपको इतने बजे रेडी रहना है। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन ये होता है, मतलब डे 2 से ये चीज़ शुरू हो जाती है कि जिनके भी इंटरव्यूज़ लगे होते हैं उनकी जो फाइल होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन वाली फ़ाइल होती है, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह, जो भी आपने चीज़ें अटेन की अपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, वो सारे सर्टिफिकेट्स आप लगा सकते हैं। एंड उसको बनाकर एक जो फाइल बनती है, वो फाइल हमें सुबह सुबह ही सबमिट करनी होती है। जब हमारा फॉल इन होता है सुबह 6:30-7 बजे, जहाँ जैसा भी आपके हिसाब से वहाँ पर हो, तो उस समय हमको सारे बच्चों को, जितने बच्चों के इंटरव्यू उस दिन होते हैं, उन सभी लोगों को अपनी फ़ाइल सुबह ही सबमिट करनी होती हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवाइस ये है कि जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो, उसके एक दिन पहले, एक रात पहले आप अपनी फ़ाइल अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फ़ाइल के ऊपर आपको अपना चेस्ट नंबर लिखना होता है। अगर किसी किसी के फ़ाइल में वो पॉकेट बनी होती है, तो उस पॉकेट में आपने पेपर डाल के उसमें अपना चेस्ट नंबर लिख देना होता है। किसी के में अगर पॉकेट नहीं है, तो आप ऊपर एक नेम स्लिप टाइप की स्टिक कर लें या कोई पेपर स्टिक कर लें, एंड उसमें आपको अपना चेस्ट नंबर लिखना होता है। अगर आप पहले से ही एक नेम स्लिप लगा के जाएंगे तो वेल एंड गुड, या एक नेम स्लिप रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फेविकोल और ये सब मांगना पड़ता है, दिक्कत रहती है। ठीक है, तो आपको अपना फ़ाइल जिस भी दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन मॉर्निंग में आपको सबमिट करनी पड़ती है। अच्छे से अपना फ़ाइल अरेंज कर लीजिएगा, एंड उस पर आपको चेस्ट नंबर लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के दिन करनी होती हैं। तो अपने इंटरव्यू के जो भी आपका स्लॉट रहता है, उसके एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले आप लोग रेडी होकर बैठें, और जो भी ऑफिसर आपको आएंगे बुलाने, तो उस टाइम के हिसाब से आप उनके साथ चले जाएं। ठीक है, तो ये इंटरव्यू की बेसिक डिटेल्स थी। ठीक है, इंटरव्यू के दिन मेरा सिर्फ इंटरव्यू ही था और कुछ नहीं था, जीटीओ भी नहीं था। किन्हीं किन्हीं बच्चों का जीटीओ के दिन ही इंटरव्यू होता है, तो उनको जीटीओ कंप्लीट करके उसके बाद आके रेडी होना पड़ता है, एंड टाइम थोड़ा कम रहता है। जनरली ऐसा ही आपको स्लॉट मिलेगा कि आपका जीटीओ ख़त्म होने के बाद ही आपका इंटरव्यू लगा होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जीटीओ के टाइम पे ही आपका इंटरव्यू लगा हो, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो जब अगर किसी का इंटरव्यू जीटीओ के डे लगा है, तो आपको जीटीओ फिनिश करके अपना अकोमोडेशन में आना होता है, रेडी वेडी होना होता है, एंड आपको फॉर्मल्स में जैसे ही ऑफिसर आएंगे आपको बुलाने, तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीटीओ वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट ठीक है, कोई नहीं। तो मेरा जैसे कि था, डे 2 मैंने बताया फ्री था, डे 3 पे मेरा सिर्फ इंटरव्यू था और कुछ नहीं था। इंटरव्यू देने के बाद आई वॉज फ्री। अच्छा, डे 2 और डे 3 में कैच है कि इस बार हम लोग को बुकआउट मिले थे। बुकआउट मतलब ये होता है कि आप अकोमोडेशन, ये अपने एसएसबी के कैंपस से बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप अपना कैश वगैरह लेके जा सकते हैं, एंड बैग वगैरह अलाउड है, बैग वगैरह आप लेके जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, बाहर लेके जा सकते हैं। एंड
एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे हमारे केस में टाइम था 2:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का, ठीक है। एंड 2:30 बजे से लेकर 7:30, यानी कि 7:30 से पहले आपको एसएसबी में, एएफएसबी में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। बेटर है कि आप उससे लेट ना करें, या मतलब किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ में ना फंसे जिससे कि आपको दिक्कत हो आगे आने वाले समय में। तो बेटर है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए फ़ोटो स्टेट कराने के जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो टाइम लिमिट में काम करिए एंड टाइम लिमिट के रहते ही वापस आ जाइए, ठीक है। तो बुकआउट समय मिले थे, मोबाइल नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमारे आ जाता है डे 4। डे 4 में हम लोगों का था GTO, यानी कि ग्रुप टास्क। एंड GTO हमारा ऑब्वियसली वही सुबह से शुरू हो जाता है। जब हम लोग का फॉल इन होता है तो उसी समय हमको GTO की ड्रेस में आना पड़ता है, उसी में फॉल इन होता है, ठीक है। फॉल इन से पहले ही हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है ना। एंड उसके बाद आपको फॉल इन करना पड़ता है GTO की ड्रेस में ही। GTO की ड्रेस कंप्लीट वाइट, ठीक है। सर्दियों में आपके पास ट्रैक सूट वगैरह पहनना अलाउड होता है। हमारे केस में उन्होंने क्लोज टू वाइट पहनना भी अलाउ कर दिया था, कि आप ट्रैक सूट ऊपर से कोई भी डाल सकते हैं, अंदर आपके पास वाइट टी-शर्ट एंड वाइट लोअर होना चाहिए, ये कंपलसरी था हमारे केस में, ठीक है। तो 4th डे पे हमारा GTO होता है, ठीक है। तो GTO के लिए मैं जो भी मेरी चीज़ें वहाँ पर हुई थी वो मैं GTO की आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे GTO में पहला जो इवेंट होता है, तो जो पहला हमारा टास्क था वो था हमारा ग्रुप डिस्कशन का टास्क। और पहला ग्रुप डिस्कशन जो हमने टॉपिक चूज़ किया था वो था हमारा एडवेंचर टूरिज़्म पे, ठीक है। तो एडवेंचर टूरिज़्म पे हमको पहला टॉपिक दिया गया, मतलब 2 टॉपिक दिए जाते हैं। पहला जो होता है, पहला जो GD होता है उसमें 2 टॉपिक दिए जाते हैं एंड आपको उसमें से एक चूज़ करना होता है। हमने चूज़ किया था एडवेंचर टूरिज़्म। एंड जो सेकंड टॉपिक मिलता है वो सेकंड टॉपिक हमारे GTO के चॉइस का होता है। तो उन्होंने जो हमको टॉपिक दिया था कि हाउ स्पेस कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन, स्पेस माइनिंग एंड ऐसे करके उन्होंने ऑप्शंस वहाँ पर दिए थे। ये हमारा GD के दोनों टॉपिक्स थे। देन हमारा आता है GPE, जो सेकंड टास्क होता है वो होता है GPE, यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़ा सा इस बार जो GPE मैंने देखा था वो थोड़ा टफर साइड पे था, ठीक है। इस बार हमको 2 मैप्स होते हैं, जैसे कि एक मैप आपने देखा होगा जो कि बोर्ड पे लगा होता है सामने, एंड एक होता है मॉडल टाइप का, वो कि आपका फ्लोर पे आपको दिखेगा सामने से, फ्लोर पे वो लगा रखा होता है, ठीक है, ट्रॉली टाइप की होती है, उसी पे लगा होता है। तो मॉडल था, मॉडल बेस था हमारा जो GPE था। थोड़ा सा टफर साइड पे था क्योंकि टाइम लिमिट्स काफ़ी कम थे एंड टास्क ज़्यादा थे, तो उसके हिसाब से वो मुझे थोड़ा सा टफर हैंड पे लगा, ठीक है। एंड जो कि मैं GPE के बारे में बता चुका हूँ, नरेशन, पहले वो आपको नरेटिव दिया जाता है, GTO आपके रीड करते हैं, फिर आपको रीड करने के लिए उसको 5 मिनट दिए जाते हैं, देन राइटिंग के लिए 10 मिनट होते हैं, डिस्कशन के 10 मिनट होते हैं, देन आपको लास्ट में एक कॉमन प्लान देना होता है। एक कोई लीडर चूज़ किया जाता है जो कि उस कॉमन प्लान को जाके मॉडल पे या मैप पे समझाता है, ठीक है। फिर हमारा PGT था। PGT में हमको मतलब जैसे ही हमारा GP हुआ उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, उसके बाद हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क शुरू हुआ। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की अगर मैं बात करूँगा डिफ़िकल्टी लेवल की, तो पहला वाला तो ऑब्वियसली ईजी रहता है। सेकंड वाला हमारे मतलब मेरे हिसाब से वो टफ़ था, ठीक है। सेकंड वाला टफ़ था, उसमें ही हमको मैक्सिमम टाइम हमारा लगा होगा, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट हमें उसमें लग गए होंगे। सेकंड हमने किया है, थर्ड वाला और ऑब्वियसली और टफ था, एंड थर्ड वाले पे ही हमारा टाइम खत्म हो गया था, हम लोग फोर्थ वाले पे नहीं जा पाए थे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हुई थी। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में हमारा वाला जो ग्रुप था वो जीत गया था। एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं HGT पे। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में बता चुका हूँ, अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं। एक आपके हाथ में स्नेक टाइप का स्ट्रक्चर दिया जाता है, बेसिकली वो रोप का कभी कभी बना रखा होता है या ग्रास वगैरह का बना रखा होता है। एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जूट के अराउंड, मतलब वो जूट की जो बोरी होती है उसको लपेट रखा होता है, तो लंबा सा स्नेक होता है। उस स्नेक को लेकर आपको लास्ट तक पहुंचना होता है। अगर आप 8 लोग हैं तो +1 स्नेक, 9 लोग टोटल हो जाएंगे, एंड 9 लोगों को स्टार्टिंग लाइन से लेकर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। आपके साथ ही साथ बाकी ग्रुप्स भी compete कर रहे होंगे, कभी 3 ग्रुप होते हैं, कभी 5 ग्रुप होते हैं, एक साथ compete कर रहे होते हैं, तो आपको वो कंपटीशन भी जीतना होता है, ठीक है। वहाँ पर बेसिकली आपका टीम स्पिरिट एंड ग्रुप डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। HGT हुआ उसके बाद। HGT इज़ हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क हमारा हुआ, तो हाफ ग्रुप टास्क में हमारा जो बेसिकली ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो हम ही से पूछते हैं आपको किस तरीके से डिवाइड करना है।
तो हमारे केस में वो ऑड इवन के केस में हो गया था, जिसका ऑड चेस्ट नंबर था वो ग्रुप एंड जिसका इवन चेस्ट नंबर था वो अलग ग्रुप। ठीक है, हमारे ग्रुप में एक चीज़ ये थी, जो मेरा हाफ ग्रुप टास्क बना था कि उसमें 2 हम लोग हल्के बंदे थे, मतलब लाइट वेट कम था जिनका, एंड 2 हम लोग जो 2 बंदे थे हमारे वो थोड़े हेवी वेट के थे। ठीक है, हेवी मतलब ओवर वेट नहीं, हमसे ज़्यादा था। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको हाफ ग्रुप टास्क में भी काम करना होता है, कि अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया एंड स्ट्रक्चर बनाने में आपके जीटीओ ने आपको रिलैक्सेशन दिया कि 2 लोग वहाँ पर क्रॉस उसको कर सकते हैं, उसमें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि जो आदमी ज़्यादा लंबा है या जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा है वो आदमी जनरली क्रॉस कर ले, और जो पीछे छूटा हुआ है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्टेबल तब होगा जब उसकी हाइट वगैरह कम है, वेट वगैरह कम है। तो ऐसे लोगों को आप पीछे रख सकते हैं, जिसकी फिर आप बड़े लोगों की मदद से थोड़ा सा आपके पास ताकत भी ज़्यादा रहेगी, आपका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट कम है, जो बंदा पीछे है और आराम से उसको क्रॉस कर सकता है। आगे जो हैं वो हमारे पास तगड़े बंदे हैं, ठीक है, उनकी पावर वगैरह ज़्यादा है, तो वो उसको पकड़ भी सकते हैं, उसको ग्रिप भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर मैनेज करना होता है, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, लेक्चरेट लास्ट हमारा होता है डे 1 पे। जीटीओ का जो डे 1 होता है उसका लास्ट टास्क होता है हमारा लेक्चरेट का। तो लेक्चरेट में हमारे पास जो टॉपिक्स हमको मिले थे, जितने मुझे याद आ रहे थे वो मैंने आपके लिए लिख दिए। एक था एडवर्टाइजिंग पे, एआई पे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये मेरा पर्सनल टॉपिक था, मैंने इस पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बोला था। गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, साइबर क्राइम्स, प्रोग्रामिंग, इन्फ्लेशन, इंडो चाइना, एनएसजी, माय हॉबी। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि हमको लेक्चरेट में हमारे ग्रुप को मिले थे। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट डे पे, डे 5। जिनका जीटीओ होता है उनका जीटीओ चल रहा होता है, बाकी बच्चों की कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो डे 2 था जीटीओ का, वो स्टार्ट हुआ था कमांड टास्क के। कमांड टास्क में क्या होता है कि आप लोगों को इंडिविजुअली एक कमांडर बनने का मौका मिलता है। कमांडर के साथ साथ ही आपको आपके 2 सबॉर्डिनेट्स आप चूज़ कर सकते हैं, किसी को भी। सारा ग्रुप एक शेड में बैठा होगा जहाँ पर भी आपका जीटीओ का एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिसाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप सारे टास्क के दौरान बैठे होंगे। ठीक है, अच्छा लेक्चरेट में एक चीज़ बताना भूल गया, इस बार हमारा लेक्चरेट आउटडोर हुआ था। इससे पहले मैंने जितनी भी एसएसबी दी हैं उसमें लेक्चरेट जो होता था वो इंडोर होता था। इंडोर मतलब जहाँ पर हमने अपना जीडी और जीपीई किया होता है, वहाँ पर हमारा लेक्चरेट हुआ था, लेकिन इस बार हमारा लेक्चरेट आउटडोर हुआ था। ठीक है, डे 2 की बात करा था। कमांड टास्क में आप कमांडर होंगे, आपके 2 सबॉर्डिनेट आप चूज़ कर सकते हैं। कभी कभी जीटीओ आपको आपके एक सबॉर्डिनेट को मना भी कर सकते हैं कि चेस्ट नंबर 42 इज़ नॉट अवेलेबल, तो आपको उस केस में एक तीसरा ऑप्शन भी तैयार रखना होता है आपके पास। ठीक है, तो कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में आपको वही 15 मिनट मिलते हैं एंड आपको टास्क अपना कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आपके सबॉर्डिनेट्स आप तक पहुंच जाएंगे वैसे ही आपका टाइम शुरू हो जाता है। हमारे केस में ये था कि हमारे केस में टोटल 8 लोग थे, मेरे को छोड़कर 7 लोग हुए, एंड 7 लोगों में से मुझे 4 लोगों ने अपने एज अ सबॉर्डिनेट बुलाया था। गुड साइंस, अच्छे साइंस हैं, एंड कोई खास पॉजिटिव साइंस भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर 4-5 बच्चों ने बुला लिया तो हम रिकमेंड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अगर आप बॉन्ड अपना अच्छा बनाएंगे, आप फिजिकली थोड़े उनको स्टेबल और स्ट्रांग दिखाई देंगे तो आदमी बुलाता ही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पे। कमांड टास्क के बाद हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुए थे। मैंने पर्सनली 8 ऑब्स्टिकल्स किए थे उसमें। एक हमारा ग्रुप में एक और बंदा था जिसने 12 ऑब्स्टिकल किए थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 5-6 ऑब्स्टिकल किए थे। तो हर तरीके के बच्चे हमारे ग्रुप में थे। ठीक है, फिर फाइनल आ जाता है एफजीटी। एफजीटी तक हमारा जो पर्सनली मेरा जो ओपिनियन था इस बार हमारे ग्रुप को लेकर, वो काफ़ी सटल ग्रुप था, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन गई थी डे 2 की वजह से। डे 2 पे हम लोग क्योंकि खाली थे तो अच्छी खासी बातें हुई, हम लोग ने बाहर भी गए हम लोग। तो वहाँ पर भी जब आप बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जाने का फ़ायदा ये है कि आपके ग्रुप डायनामिक्स दिखते हैं कि आप किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को हैंडल करते हैं, कौन किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है। कोई आदमी बार्गेनिंग कर रहा है ऑटो वाले के साथ, ठीक है, कोई आदमी टिकट्स ले रहा है किसी जगह के, कोई आदमी सारे लोगों के बैग लेकर वहाँ सबमिट करा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं जब आप, अगर आपको बुक आउट का चांस मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिल रहा है तो आप
अकोमोडेशन में रह के कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं, इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, जो कि ग्रुप टास्क में काफ़ी काम भी आती है। ठीक है, तो FGT हमारा था, FGT तक सब लोग सॉर्टेड थे, सबको पता है कि सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो FGT हमारा बहुत ही सॉर्टेड था, हमने 15 मिनट दिए गए थे आई गेस हमको, एंड हमने बहुत मुश्किल से 8-9 मिनट में वो चीज़ कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, फिर जैसे हमारा FGT कंप्लीट हुआ, हमारे GTO ने हमें लास्ट अपना चीज़ें बताई, विश किया हमें ऑल द बेस्ट, एंड उसके बाद हम लोग अपने अकोमोडेशन में आ गए। हमें रेडी होना था टाइम से, एंड रेडी होने के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा था। हम लोग रेडी वगैरह हुए, सारे हमने पैकिंग वगैरह सुबह ही कर रखी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के दिन सभी बच्चों को सुबह ही पैकिंग करनी होती है। जो बच्चे जिनका GTO नहीं होता है उनको अपनी ट्रॉली लेकर ही जानी होती है, जिन बच्चों का GTO होता है वो GTO से आने के बाद, रेडी होने के बाद अपनी ट्रॉलीज़ वगैरह सब सामान वगैरह हमें अपना अकोमोडेशन रूम छोड़ देना होता है, एंड उसके बाद हम लोग वापस से टेस्टिंग हॉल के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग रेडी हुए, अपना ट्रॉली वगैरह सब सामान वगैरह लेके हम लोग टेस्टिंग हॉल के पास आए। वहाँ पर हमने अपना सामान वगैरह रख दिया और हम लोग टेस्टिंग हॉल के अंदर चले गए वेट करने के लिए फॉर आवर कॉन्फ्रेंस, कि हमारा नंबर आएगा और हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे। ठीक है, उसी दौरान जिन बच्चों की कॉन्फ्रेंस हो जाती है उनको लंच के लिए भेज दिया जाता है। कभी कभी जो बच्चे वेट कर रहे होते हैं, जिनकी कॉन्फ्रेंस में थोड़ा टाइम होता है, उनको भी लंच के लिए भेज दिया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे का लंच ना छूटे। तो लंच हमें करवा दिया जाता है। हमारे केस में हम लोग ने कॉन्फ्रेंस से पहले लंच कर लिया था, देन हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, एंड देन वही होता है कि आपका एक ग्रुप, जो पूरा ग्रुप होता है, उसको कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। वेटिंग रूम वहाँ पर होता है ऊपर, उस वेटिंग रूम में आप वेट करते हैं। ये वेटिंग रूम वही वेटिंग रूम होगा जिसमें आप इंटरव्यू से पहले भी वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वेटिंग रूम होता है, एक एक करके नंबर आता है, सबकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एंड उसके बाद आप वापस से टेस्टिंग हॉल में आ जाते हैं। टेस्टिंग हॉल में आने के बाद हमारे जो DSO होते हैं या कोई भी ऑफिसर होता है हमारा, तो वो हमें एक फ़ाइनल रिज़ल्ट हमारा बताते हैं, एंड उसके बाद जितने बच्चे भी रिकमेंड होते हैं उनको उसी समय वो स्टेज पे चले जाते हैं, एंड उसका वो लोग अपना ट्रॉली वगैरह लेके उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस काम वाम शुरू हो जाता है। वो बाकी सारे ग्रुप से अलग हो जाते हैं, एंड बाकी बच्चे जो रिकमेंड नहीं हुए होते हैं उनको फिर वापस से अपना सामान वामान लेकर उनके लिए बसेस वगैरह तैयार होती हैं, एंड बसेज जो होती हैं वो हमें गांधीनगर बस स्टेशन पे छोड़ दिया था उन्होंने, जो गांधीनगर का सीन था। जनरली कोई बस स्टेशन पे छोड़ देता है, कहीं पर सिलेक्शन बोर्ड में, कहीं पर आपके रेलवे स्टेशन पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, एंड तो ये फ़िलहाल सारा प्रोसेस था मेरे हिसाब से। जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की। अगर इसमें कुछ ऐड ऑन्स होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या ऐड ऑन्स हैं, क्या या मैंने कोई चीज़ मिस की हो, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो जो कि बाकी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।